बच्चों, जितने भी तकनीकी शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो नॉर्मली इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। तो आप चाहे हिंदी के विद्यार्थी हों चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, आप इसे नाम के रूप में याद रखेंगे। इसका हिंदी करने का आप काम ना करेंगे, इससे कोई विशेष लाभ होगी नहीं। तो पहला चीज है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है। फिर से सुने, एक ऐसा यंत्र जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है। जैसे ए माइक, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है मेरे मुख से इस माइक तक आते हुए एक सामान्य एनर्जी में है। माइक ने क्या किया, इस ऊर्जा का रूप बदल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और इस वायर के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचाने का काम किया, या इस वायर के माध्यम से मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने का काम आ रहा है, जो हमारे मोबाइल में ऑडियो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। फिर से सुने, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है। जैसे माइक की बात करें तो मेरी आवाज को यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बदला। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ऑडियो सिग्नल के रूप में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर ये माइक बंद कर दूं तो मैं बोलूंगा, आपको पास वीडियो तो जाएगा, ऑडियो नहीं जाएगा। म्यूट करना उसको कहते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदल देता है। मैंने इसे शॉर्टली डिफाइन किया है। आप क्लासेस में शॉर्ट टेक्निक बताते हैं। डेल्टा माने परिवर्तन, ई माने एनर्जी। एनर्जी को बदलने वाला फॉर्म कौन सा? एक फॉर्म एनर्जी के फॉर्म को बदलता है। आप डेल्टा के बीच में फॉर्म डालकर ये लिख दो। कोड में कुछ याद करने की टेक्नोलॉजी अपने से भी डेवलप करो भाई शॉर्टली। तो क्या करता है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है। अच्छा, मैसेज सिग्नल क्या है? मेरी आवाज करंट यानी मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना और वायर के माध्यम से मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ, और जो आवाज गई उस आवाज को हम बोले ऑडियो सिग्नल। तो ऑडियो सिग्नल एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल, ये सब जो हम सिग्नल कहते हैं, ऑडियो खराब आ रहा है, ऑडियो सिग्नल की गड़बड़ी। वीडियो खराब आ रहा है, वीडियो सिग्नल की गड़बड़ी। तो ऑडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल आ कहां से रहा है? तो यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही बन रहा है। ये बना कौन रहा है? तो माइक बना रहा है। माइक कौन है? ट्रांसड्यूसर है। मतलब ट्रांसड्यूसर ने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया उसी का नाम पड़ गया मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के रूप में वॉइस सिग्नल भी हो सकता है, ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आवाज वाला भी सिग्नल हो सकता है और वीडियो वाला भी सिग्नल हो सकता है। इस सिग्नल में कुछ उल्टा पलटा सिग्नल भी जुड़ जाते हैं, अनवांटेड इसको बोलते हैं, अनवांटेड सिग्नल। जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में अगर मान लो किसी और प्रकार की वीडियोस का कुछ छाया हुआ दिखाई देने लगे, या मेरी जो आवाज है इस आवाज के अलावा और भी कुछ आवाज आने लगे, जैसे आप आवाज आएगी, मान लो कि किचन में खाना बन रहा है, वहाँ पर बर्तन ढनढनाने की आवाज़ आ रही, तो वो भी आवाज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको सुनने में परेशानी होगी। यानी आपके पास ऑडियो का दो सिग्नल पहुँचेगा। एक जिसको आप सुनना चाहते हैं, इसको बोलते हैं वांटेड सिग्नल। अब एक जो हल्ला उल्ला हो रहा है ना, जिसको आप नहीं सुनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं अनवांटेड सिग्नल। तो जो वांटेड सिग्नल है उसमें अनवांटेड सिग्नल जब जुड़ जाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे नॉइज। आप लोग कहते हैं सर नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, आवाज़ इधर उधर का ना खींचे, तो
अच्छा होगा। ऐसा तब हो सकता है जब मैं माइक को मैं हाथ में ऐसे पकड़ लूँ और एकदम मुंह में ऐसे सटा कर बोलूँ ना, तो आपको इधर उधर की आवाज़ नहीं आएगी। आप लोग ईयरबड्स लगा के गाना सुनते हो, उसमें एक रबड़ होता है, रबड़, वो रबड़वा अगर आप निकाल दोगे वैसे सुनोगे तो बाहर बाहर की आवाज़ ज़्यादा आएगी, और अगर आप रबड़ लगा करके कान में ऐसे सुनते हो तो बाहर की आवाज़ थोड़ी कम आएगी या ना के बराबर आएगी, आपको क्लीन साउंड सुनाई देगा। तो क्या होती है कि बाहर के सिग्नल जो मेन सिग्नल के साथ जुड़ते हैं तो बनाते हैं नॉइज। क्या बनाते हैं? नॉइज। अब नॉइज में बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल होंगे, इसको हटाने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि जो श्रोता है उसको बढ़िया सिग्नल सुनाई दे। इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैंड पास फिल्टर। ये बैंड पास फिल्टर करता क्या है? बैंड पास फिल्टर आवश्यक सिग्नल को जाने देता है और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो अनवांटेड सिग्नल थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको हटा देता है। बैंड पास फिल्टर बीच में जुड़ना, बहुत सारे घटनाएं हुई। पहले ट्रांसड्यूसर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया, उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने मैसेज सिग्नल प्राप्त किया। मैसेज सिग्नल या तो ऑडियो या वीडियो के रूप में भी मिल सकते हैं। ये जो मैसेज सिग्नल मिले इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल जुटे तो इसका नाम पड़ गया नॉइज। नॉइज को जब हम बैंड पास फिल्टर से होकर गुजारें, यानी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल था उसको हटाएं, तो ये सब करने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, यानी उसकी ताकत कम हो सकती है। इतना प्रोसेस में उसकी एनर्जी डाउन करेगी। जो मेरा सिग्नल है, मेरी जो आवाज़ है, वह डीप पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। तो क्या करेगा? जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो कम होने को हम कहेंगे एटेन्युएशन, यानी क्षीणता। यानी मैसेज सिग्नल के सामर्थ्य का कम हो जाना ही क्षीणता कहलाती है, एटेन्युएशन कहलाता है। और जो क्षीण सिग्नल मिला, माने कमजोर जो सिग्नल मिला, उस सिग्नल को हम बोलेंगे एटेन्युएटेड सिग्नल। माने कमजोर जो सिग्नल मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं एटेन्युएटेड सिग्नल। अब इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई है, इसकी ताकत कम हो गई है, तो ताकत कम हो गई है तो इसको दोबारा ताकत दी जाएगी। दोबारा ताकत देने के लिए हमारे पास यंत्र होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से उसकी जो एनर्जी डाउन की है संपूर्ण प्रोसेस के दौरान, ये प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी कम हुई है, इस एनर्जी को दोबारा प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास एक एम्पलीफायर होता है। ये एम्पलीफायर क्या करता है? उसकी एनर्जी को दोबारा प्रदान करता है, उसकी ताकत को दोबारा बढ़ा देता है। बैंडविड्थ बच्चों क्या होती है? बैंडविड्थ आवश्यक फ्रीक्वेंसी का रेंज है। जैसे आप सुने होंगे कि कुछ ही सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ों को, लाइट को ही आप देख सकते हैं। जैसे कहता है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को नहीं देख सकते, ये इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को नहीं देख सकते, तो मन में तो आएगा कि कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को देख सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, ये जो बात कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं विड्थ, माने चौड़ाई। और जैसे हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड की चौड़ाई बताते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो कहें कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ये होगी बोर्ड की चौड़ाई। बन गया चाय, आकृति सो गई, चाय पिएंगे होता है घर का आनंद। बड़ा चाय पीने के बाद वीडियो बनाएंगे। समझ में आए तो कमेंट करना। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ एक्चुअली में, बैंडविड्थ का मतलब होता है बैंड की चौड़ाई। देखो क्या होता है बैंडविड्थ, कि कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेंज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ही फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत जो साउंड होते हैं या लाइट जो होते हैं, उसको आप देख या सुन सकते हो। अगर मिनिमम से भी कम फ्रीक्वेंसी वाला कोई साउंड आ रहा हो तो उसको आप नहीं सुन सकते हो, या मैक्सिमम से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कोई साउंड आ रहा हो तो उसको आप नहीं सुन सकते। तो यूजर जो है, यानी उपभोक्ता जो है,
वो कितना से कितना फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता है, उसी फ्रीक्वेंसी के जो गैप होते हैं उसी गैप को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। अब जैसे हमने बैंडविड्थ का डेफिनेशन दे दिया है कि आवृत्ति का वह परास, परास का मतलब रेंज, कहां से कहां तक, जिस पर कोई मैसेज सिग्नल या मीडियम या चैनल कार्य करता है। यानी फ्रीक्वेंसी के खास रेंज में ही आपका मैसेज सिग्नल चलता है या वीडियो चलता है। अगर इस रेंज से बाहर चले जाएंगे तो वह मैसेज सिग्नल यूजर के यूज के लायक नहीं होगा। अच्छा, बैंडविड्थ निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो बैंडविड्थ निकालने के लिए आपको काम करना होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आपको घटा देना होगा, बैंडविड्थ निकल जाएगा। बैंडविड्थ आप सिग्नल के लिए निकाल सकते हैं, मीडियम के लिए भी निकाल सकते हैं। सिग्नल मतलब संकेत, और संकेत हम दो तरीके से देखते हैं, या तो आवाज के माध्यम से या फिर आप वीडियो के माध्यम से। ये सभी संकेत का ही अभिलक्षण है। आवाज दे करके भी हम किसी को सिग्नल देते हैं, सिग्नल देने का मतलब संकेतित करना। तस्वीरों यानी चित्रों के माध्यम से भी हम किसी को संकेतित करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सिग्नल है। यहाँ ध्यान से सुनना, ये सारे जो हमने बोर्ड पर लिखे हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में। जो साधारण बातचीत हम लोग करते हैं, इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 हर्ट्ज से लेकर के 300 हर्ट्ज होती है, और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3100 हर्ट्ज। यानी इन दोनों के बीच में बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? तो 3100 में से 300 आप घटाओगे तो 2800 हर्ट्ज। यानी साधारण बातचीत का जो बैंडविड्थ होता है, उसका जो बैंड की चौड़ाई होता है वो होता है 2800 हर्ट्ज। जो हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ होता है वो होता है 20 किलोहर्ट्ज। वीडियो का मतलब हम जो वीडियो देखते हैं साउंड उसमें नहीं होना चाहिए। वीडियो जो हम देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 4.2 मेगाहर्ट्ज होता है। उसकी जो वेवलेंथ उसका जो बैंडविड्थ होता है वो 4.2 मेगाहर्ट्ज होता है। टीवी का बैंडविड्थ होता है 6 मेगाहर्ट्ज। टीवी का मतलब देखने और सुनने दोनों से, इसमें ऑडियो सिग्नल भी होगा और वीडियो सिग्नल भी होगा। तो साधारण बातचीत की बैंडविड्थ याद रखेंगे 2800 हर्ट्ज। गाने की जो बैंडविड्थ होती है वो 20 किलोहर्ट्ज होती है। वीडियो की जो बैंडविड्थ होती है 4.2 मेगाहर्ट्ज होता है, और टीवी का जो बैंडविड्थ होता है वो 6 मेगाहर्ट्ज होता है। मीडियम में बैंडविड्थ आप कैसे निकालेंगे? तो मीडियम में बैंडविड्थ आपको 540 से लेकर के 1600 किलोहर्ट्ज तक का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है, आयाम मंडलित तरंगे। तो इसको हम बोलते हैं AM। आपने रेडियो कभी बजाया होगा तो नीचे बैंड लिखा हुआ होगा, बैंड। उसमें आप लोग AM बैंड, FM बैंड, SW बैंड, शॉर्ट वेव बैंड, इस तरह का सिंबल आप देखेंगे। अगर घर में रेडियो है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का सिंबल होगा उसमें। AM जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होते हैं, यानी AM का जो बैंडविड्थ होता है वो 540 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1600 किलोहर्ट्ज के बीच में होते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड FM वही 98.3 FM वाला। तो FM का जो बैंडविड्थ होता है वो 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। ये होती है मीडियम का बैंडविड्थ। मोबाइल का बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल लेटेस्ट जमाने में प्रयोग किए जाने वाला बहुत ही मोबाइल के लिए भी बैंडविड्थ आप लोग को याद रखना चाहिए। मोबाइल वर्तमान समय में यूज होने वाले बहुत ही उपयोगी वस्तुओं में से एक है, और इसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल के लिए जो बैंडविड्थ होता है बच्चों, होता है मोबाइल से जो बेस स्टेशन तक आप फ्रीक्वेंसी भेजते हो। मोबाइल से मैंने फ़ोन किया तो सबसे पहले ये जो सिग्नल जाएगा बेस स्टेशन के पास जाएगा, इसको बोलेंगे अपलिंक। मैंने किसी को फ़ोन किया तो मेरा जो मैसेज सिग्नल था वो पहले बेस स्टेशन के पास जाएगा, तो इसको जाने की प्रक्रिया को बोलेंगे अपलिंक। मोबाइल का जो बेस स्टेशन, मोबाइल से जो बेस स्टेशन तक सिग्नल जाता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है
उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है 890 मेगाहर्ट्ज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है 901 मेगाहर्ट्ज। और इन दोनों को हम घटा देंगे तो बैंडविड्थ भी निकल जाएगा। इसको बोलेंगे हम अपलिंक या अप। मोबाइल से बेस स्टेशन तक जो मैसेज सिग्नल भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अप। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अप की वो 890 से लेकर के 901 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। बेस स्टेशन से मोबाइल तक जो आता है, बेस स्टेशन से पुनः मोबाइल तक जो मैसेज सिग्नल आता है उसको बोलते हैं डाउन। अब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 840 मेगाहर्ट्ज से 935 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसका बैंडविड्थ निकालना हो तो 935 हर्ट्ज में से 840 हर्ट्ज को घटा देंगे तो बेस स्टेशन से मोबाइल तक जो मैसेज सिग्नल आ रहा है उसको आप आसानी से बता पाओगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर यानी जहां से मैसेज सिग्नल को भेजा जाता है, जहां से सूचना तरंगे चलती है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से सैटेलाइट तक जो सूचना जाती है इसको बोलते हैं अप। तो ट्रांसमीटर से जो सैटेलाइट तक जाता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 5.9 गीगाहर्ट्ज से 6.4 गीगाहर्ट्ज तक, इसको बोलते हैं अपलिंक यानी ट्रांसमीटर से सैटेलाइट तक। ट्रांसमीटर से सैटेलाइट तक जो हम लोग सूचना संकेत भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल रखते हैं 5.9 गीगाहर्ट्ज से 6.4 गीगाहर्ट्ज तक। सैटेलाइट से जो रिसीवर तक सिग्नल पहुंचते हैं उसको बोलते हैं डाउनलिंक या डाउन। ये जो डाउन की जो फ्रीक्वेंसी लेवल होती है वो होती है 3.7 हर्ट्ज से 4.2 हर्ट्ज तक। तो ये मेनली यानी पूरी तरह से इसको याद करना पड़ेगा आपको और इसमें कोई उपाय नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे ना छूटे इसके लिए इसको आपको रट कर जाना होगा। फिर से आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं। आप हो सके तो इसे अच्छे से कॉपी में उतार लें और इसे रटना शुरू कर दें क्योंकि ये सारे फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, आगे के क्लासेस के लिए भी ये काम आएंगे, तो याद रखना बहुत जरूरी है। बच्चों एक छोटा सा सवाल आता है कि डिजिटल सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है। तो डिजिटल सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है वो फोरियर एनालिसिस के माध्यम से निकाला जाता है अनंत, इनफाइनाइट। आप लोग डायरेक्ट याद रखना चूंकि उतने लेवल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखेंगे कि डिजिटल सिग्नल का वेवलेंथ इनफाइनाइट होता है। डिजिटल सिग्नल का वेवलेंथ इनफाइनाइट होता है। तो यह बात आप याद रखेंगे। कम्युनिकेशन के लिए मॉड्यूलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसमीटर से निकलने वाले जो वेव्स होते हैं उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ाते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाने से क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। वेवलेंथ छोटा होगा तो हम छोटे एंटीना से भी काम कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो बड़ा एंटीना की जरूरत पड़ेगी, वेवलेंथ छोटा होगा तो छोटे एंटीना से काम हो जाएगा। बड़ा एंटीना को रखना और लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया से हम वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है, वेवलेंथ छोटी हो जाती है तो छोटे एंटीना से भी हमारा काम होना चालू हो जाता है। इसलिए पहला यूज में हमने लिखा है कि क्यों जरूरत है मॉड्यूलेशन की। तो पहला हमने लिखा कि एंटीना के आकार को सुविधाजनक बनाने के लिए। इतना बड़ा एंटीना बनाना पड़ जाएगा कि जितना बड़ा हमारा छाता नहीं होगा,
इतने बड़े एंटीना से अगर हम ट्रांसमिशन करें तो उसको रखने में, उसको सुविधा कराने में इकोनॉमिकली अनेकों प्रकार की समस्या होगी। तो हम करेंगे क्या, वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो छोटे एंटीना से भी काम हो जाएगा। तो एंटीना के साइज को बनाए रखने में यही मॉड्यूलेशन काम करता है। एंटीना द्वारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, यानी जो एंटीना से सिग्नल निकल रहा है, जो एंटीना से सिग्नल जा रहा है, उसकी पावर भी ज्यादा हो जाएगी। और पावर का एक रिलेशन याद रखेंगे, 1/में λ², यानी जितना छोटा वेवलेंथ होगा रेडिएटेड पावर उतना ही ज्यादा होगा, या रिसीविंग पावर जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेडिएटेड पावर होगा। यानी जो एंटीना से हम लोग सिग्नल भेजेंगे, जिस एंटीने से हम लोग सिग्नल को भेजेंगे, उस सिग्नल का पावर अधिक हो, इसके लिए उस सिग्नल का वेवलेंथ यानी उस वेव का वेवलेंथ बहुत छोटा होना चाहिए। वेवलेंथ कम रहेगा तो रेडिएटेड जो वेव होंगे, यानी जो ट्रांसमीटर से, यानी जिस एंटीने से आप वेव भेज रहे हो, संकेतों को भेज रहे हो, उस संकेत का पावर ज्यादा रहेगा। और तीसरा है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर जब हम मैसेज को भेजते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर जब हम वेव को भेजते हैं ना, तो इसमें छोटे छोटे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव्स है वो नहीं जुट पाते हैं। यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वेव्स जुटते हैं, इस जुटने से बचने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगा तो मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमें मॉड्यूलेशन करने की आवश्यकता होती है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होते हैं फेज मॉड्यूलेशन। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर विशेष ध्यान रखना है। पिछली बार शायद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूछ दिया है, तो इस बार शायद संभावना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से संबंधित सवाल पूछा जा सके। तो आज हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर भी बात करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसको आप VVI कह दो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को आप VVI कह दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन शायद एक बार पूछ चुका है, इसलिए हमें हमारी यह संभावना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पूछेगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आयाम मॉड्यूल, आयाम मॉड्यूलर। इसमें हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को, ये मान लो मैसेज सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, इस मैसेज सिग्नल का हम, ये मैसेज सिग्नल है, इसका हम फ्रीक्वेंसी लो मानते हैं और इसका एम्पलीट्यूड AM मानते हैं, इसका एम्पलीट्यूड है AM। और इसके साथ हम लोग कैरियर वेव को लाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये हो गया कैरियर वेव। ये हमारा कैरियर वेव, यही वेव इस मैसेज सिग्नल को ले जाएगा। करेंगे क्या, दोनों वेव को आपस में जोड़ देंगे। इसका फ्रीक्वेंसी कम है, अब इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है,
जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो है कैरियर वेव, जिसको भेजना है वो है मैसेज सिग्नल। अभी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है या नहीं जा पा रहा है, क्या करेंगे कि इस मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज कर देंगे। अच्छा, अगर इसके एम्पलीट्यूड के रूपरेखा में इसका एम्पलीट्यूड हम तैयार करते हैं, यानी कैरियर वेव के जो एम्पलीट्यूड है इसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन मैसेज सिग्नल के अनुसार होगा। फिर से सुने, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन मैसेज सिग्नल के अनुसार होगा, तो इसका नाम पड़ेगा आयाम मॉड्यूलर। कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम किसके अनुसार बदलेंगे? मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलेंगे। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार, सिग्नल के अनुसार बदला जाता है, बदला जाता है। आयाम मॉड्यूलर में क्या होता है? तो इसमें मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ जोड़ते हैं। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होगी M फॉर मैसेज, F फॉर फ्रीक्वेंसी, वो कम होती है। कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत ज्यादा होता है। दोनों वेव को मिलाते हैं, मिलाते हुए ध्यान क्या रखते हैं? तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कौन होगा? ये जो आप उछाल देख रहे हो, मैक्सिमम उछाल, यही इसका एम्पलीट्यूड है, डाउनवर्ड में या अपवर्ड में। वेव के बारे में बढ़िया से जानते होगे तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, वरना चिल्लाओगे कि समझ में नहीं आएगा। बेस खराब होता है ना तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती। ये सब वेव में पूरी तरह से बताया हुआ है, तोड़ तोड़ के बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ के तीन डेफिनेशन दिया हुआ है। अब बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत होता है इसका। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। दोनों वेव को आपस में मिलाते हैं और इसके मिलाने के लिए ध्यान रखते हैं कि जिस तरह से इसका एम्पलीट्यूड है, इसके एम्पलीट्यूड को, यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार ढालते हैं। इसको ले जाना है तो ये अपने आप को बदलेगा। कैसे बदलेगा? तो इसका जैसा एम्पलीट्यूड होगा वैसा ही एम्पलीट्यूड ये अपना कर लेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी को यह आने नहीं देगा, अपना फ्रीक्वेंसी रखेगा। तो ये करेगा क्या? एम्पलीट्यूड को चेंज, एम्पलीट्यूड को यहां पर आप इन करा, इसके एम्पलीट्यूड में इसका एम्पलीट्यूड इन करा दो। कैरियर वेव के जो एम्पलीट्यूड है ना, इसके एम्पलीट्यूड में मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ढालो। तो हम कह सकते हैं कि कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होता है। चेंज होने के बाद कैसा हो जाएगा? तो आप चेंज होने के बाद यही चीजें आप ऊपर से दिखा सकते हो, ऐसे या ऐसे दिखा सकते हो। ये जब दोनों वेव्स ऊपर से ऐड हो सकता है, नीचे से ऐड हो सकता है, तो नीचे से और ऐड हो ऊपर से, तो ये जो सुपरपोजिंग हो रही है ना, यानी ये जो मैसेज सिग्नल है वो कैरियर वेव के साथ एडजस्ट हो गया। ये आपका बन गया एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन तो लंबा है और अभी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे तो लंबा कार्यक्रम करने में आपको मन भी नहीं लगेगा। आपको उन्हीं चीज को पढ़कर जाना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे।
और संभवतः इससे डेरिवेशन वगैरह पूछता नहीं है, ना पूछेगा, क्योंकि देखो भाई हम बता दें कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना एक माया जाल है। बड़ा डर डर के इसे पढ़ाना पड़ रहा है, कारण चूंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है। इसमें हम कुछ गिने चुने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पर विचार कर रहे हैं, और उतना ही कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं जितना कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए दुविधा को समझिए, आगे की क्लासेस आप करिएगा, साइंस से जुड़े रहिएगा। मैं दिखा देता हूँ, जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं उनको विश्वास नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, मात्र एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक लंबी सी और एक बहुत ही भारी भरकम पुस्तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आप उसे, ये केवल कम्युनिकेशन का है, वो भी केवल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का है। तो आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कम्युनिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें हमें उन्हीं चीजों को ज्यादातर ध्यान में रखना है जिन चीजों को एग्जाम में पूछेगा। इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे मॉड्यूलन इंडिसेस, मॉड्यूलन इंडिसेस, मॉड्यूलन सूचकांक। आप ये सब उतार लेंगे रफ में, याद रखने में सुविधा होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एक लो फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल के साथ जोड़ते हैं। जोड़ते हुए जिस हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल के साथ आप लो फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल को जोड़ रहे हो, उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव कहते हैं। अब कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं जैसा कि मैसेज सिग्नल होता है, यानी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुरूप में बदल जाएगा, उसी के अनुसार एडजस्ट होगा। इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। एक होता है मॉड्यूलन सूचकांक। आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक कितना होता है, तो जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से डिवाइड करते हो, इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलन सूचकांक। मॉड्यूलन सूचकांक अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप लोग भली भांति इसको डिफाइन कर सकते हो कि यह एक अनुपात है। किसका अनुपात है, तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के रेशियो को हम लोग मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। साथ में दोनों वेव जब मिलेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेट करेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो AC प्लस AM होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो AC माइनस AM होगा। मैक्सिमम में जोड़ा, मिनिमम में घटा। अच्छा, इसको आप चाहे तो AC और AM इन दोनों समीकरणों के माध्यम से आप AM और AC को एक नए रूप से निकाल सकते हैं। AM बराबर आप लिख पाओगे कितना, यहां से आप देख सकते हो AM बराबर लिख सकते हो AM बराबर आपको लिखना हो तो AM बराबर यहां से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके AM का मान आप निकाल सकते हो Amax माइनस Amin, और AC का मान निकाल सकते हो दोनों समीकरणों को शुरू करके Amax प्लस Amin। यानी इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करो, आप मैथ के विद्यार्थी सॉल्व करो तो AM की जगह पर Amax माइनस Amin मिल जाएगा, और Amin की जगह पर AC की जगह पर Amax प्लस Amin मिल जाएगा। दोनों समीकरण, तीनों समीकरणों को आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बात और भी याद रखना है कि मॉड्यूलन सूचकांक का जो मान होता है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा रखा जाता है, इससे बड़ा नहीं। अगर इससे बड़ा अगर हो गया तो ये मॉड्यूलेशन संभव नहीं हो पाएगा। अगर इससे बड़ा अगर मॉड्यूलन हो गया तो ये मॉड्यूलेशन संभव नहीं हो पाएगा। ग्राउंड वेव
इस वेव को भेजने के लिए हम लोग ग्राउंड सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। जमीन की सतह पर ट्रांसमीटर जो होते हैं, यानी जो ट्रांसमीटर एंटीना होते हैं जहां से सिग्नल भेजे जाते हैं, वहां से ग्राउंड लेवल पर वेव्स छोड़े जाते हैं। और ग्राउंड से वेव्स जो चलते हैं, कि ग्राउंड से जो वेव चलेंगे इसको हम लोग नाम देंगे ग्राउंड वेव। लेकिन इस ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए, 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को हम भेजने के लिए ग्राउंड सरफेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वेव। लेकिन इस ग्राउंड वेव में दिक्कत यह है कि यह वेव बहुत ही जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी बहुत दूर तक ये सफर नहीं कर पाता है, या अपना एनर्जी बहुत जल्दी ही खो देता है। इसलिए ग्राउंड वेव से हम लोग काम बहुत कम करते हैं। स्काई वेव 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को हम लोग वायुमंडल के आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल की लेयर से घिरी हुई है। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को वायुमंडल से हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वायुमंडल के माध्यम से हम इसे भेज सकते हैं। इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं स्काई वेव। स्काई वेव में आयन मंडल इन वेव को बहुत ही तेजी से रिफ्लेक्ट कर देता है और एक सरलता से ट्रांसमीटर से निकलकर रिसीवर तक जा सकता है, ट्रांसमीटर से निकल करके रिसीवर तक। तो स्काई वेव क्या होता है? स्काई वेव बच्चों वो वेव होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक के बीच में होती है और यह वायुमंडल के आयन मंडल के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो यह आयन मंडल को पार करके चला जाएगा। यह वायुमंडल में जो मौजूद आयन मंडल है उस आयन मंडल से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्पेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। हम सबसे पहले ट्रांसमीटर से भेज देते हैं सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट इसको दोबारा भेज देता है रिसीवर के पास। तो ऐसा करने से अगर हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो डायरेक्ट आयन मंडल से इसे रिफ्लेक्ट नहीं कराया जा सकता, आयन मंडल को छेद करके पार हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसमीटर से हम सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट उस सिग्नल को पिक करता है और पिक करके भेज देता है रिसीवर के पास। तो जब फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, अंतरिक्ष संचार इसको हम लोग कहते हैं। एंटीना से एंटीना पर सिग्नल को भेजने के लिए हम लोग तो इन दोनों के बीच में जो रेंज हो जाएगा, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम रेंज कहेंगे। अब रेंज के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस रेंज के लिए फॉर्मूला होता है रेंज बराबर √2G 2REHT प्लस √2REHR, जहां RE बच्चों पृथ्वी की रेडियस है, पृथ्वी की रेडियस भी इस सूत्र में शामिल है। आप चाहे तो इस फार्मूला को डिराइव कर भी सकते हैं। अगर एंटीना से एंटीना को मैसेज सिग्नल को भेजना हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक एंटीना ट्रांसमीटर का बिहेव करता है और एक एंटीना रिसीवर की तरह। ट्रांसमीटर से निकलने वाली सिग्नल्स रिसीवर के पास जाए, इसके लिए दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इस मैक्सिमम डिस्टेंस को रेंज कहेंगे। रेंज के लिए जो व्यापक फार्मूला है यह फार्मूला है √2REHT प्लस 2REHR, जहां RE जो है पृथ्वी का रेडियस है, HT जो है वो ट्रांसमीटर का या ट्रांसमीटर एंटीना का हाइट है, HR है रिसीविंग एंटीना का हाइट। तो मैंने अपने तरीके से कम्युनिकेशन का कमोबेश जितने भी आवश्यक कॉन्सेप्ट थे उस पर हमने बात कर लिया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये 2 चैप्टर को यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे और इसके बाद हम पूरी तरह से फिर से लग जाएंगे क्वेश्चन बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो कल से आप लोगों को
8 बजे रात्रि में 2017 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर हम तैयार करेंगे। आप अपने मित्रों को सूचित कर देंगे कि कल रात्रि से हम 2017 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को, उन प्रश्नों को हम YouTube के माध्यम से सॉल्व करेंगे ताकि कुछ आइडिया, कुछ टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए और आप सरलता से अपने एग्जाम को फेस कर पाएं, अच्छे से अच्छे मार्क्स